हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, कल जिस तरीके से एक न्यूज़ सब बच्चों को पता लगी और सबको पता लगी और उसमें हमने आप लोगों के साथ एक डिस्कशन किया कि भाई इस पर्टिकुलर रीज़न से मे बी पॉसिबल ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो की होगी। तो असलियत में अब जिस तरीके से न्यूज़ आई है उसमें सारी की सारी बात का खुलासा हुआ और वास्तविकता में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो एक नया टॉपिक शुरू होता है या एक तरीके से कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट बन चुका है और अपने लगभग सभी पड़ोसियों को वो परेशान किए हुए है, उसका खुलासा हुआ। और जिस तरीके से हमने एक एनालिसिस, मैंने एक छोटा सा गेस किया था और एनालिसिस भी था कि ये कहीं ना कहीं शिया सुन्नी का मामला होगा, एग्जैक्टली वही निकल कर आया है। दोस्तों, मामला क्या है समझिए। मामला ये था कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये चीज़ हमने कल बताई, और सर्जिकल स्ट्राइक करी और उसके बाद जो है, और ये चीज़ गैस करना इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की मेंटालिटी है उसके थ्रू और उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ होना एक नॉर्मल सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। असलियत में यहाँ पर ईरान, ये पाकिस्तान, ईरान ने कल शाम को पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया और सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जहां तक पता लगी वो अब क्या है वो समझिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और अपने 2 सोल्जर्स को छुड़ा कर ले गया। इसका मतलब ये है कि 2 सोल्जर्स ईरान के जो थे वो पाकिस्तान के किसी आतंकवादी गुट के पास कैद में थे। अब वो आतंकवादी गुट जिसका नाम आपने आज सामने आया है वो है जैश उल अदल। ये पाकिस्तानी ग्रुप है जिसका नाम सामने आया है और ये कहा जाता है कि अगर क्रोनोलॉजी समझेंगे तो 16 अक्टूबर 2018 को इसने ईरान के ऊपर हमला किया, या ईरान के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनमें से 12 बॉर्डर गार्ड्स को कैप्चर कर लिया और 12 बॉर्डर गार्ड्स जो हैं उनको कैप्चर करके अपने पास बंदी बना लिया, उनको बंधक बना लिया। 12 बॉर्डर गार्ड्स में से 4 को पहले छुड़ा दिया गया, 3 को सबसे पहले 5 सैनिकों को छोड़ दिया गया ड्यू टू बार्गेन, 4 को बाद में जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई उससे छुड़ा लिया गया। जिस तरीके से भी अटैक्स करके या कैसे भी छुड़ा लिया गया, 1 की डेथ हो गई, 2 बच गए थे। इस बार के सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसकर इन्हें भी छुड़ा लिया। तो दोस्तों, मामला क्या है? ये जैश उल अदल क्या है, क्या किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, क्या चीज़ें, क्या किस वजह से ये ऑपरेट कर रहा है, किस वजह से ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, किस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इन सब के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं ताकि आपको पूरे का पूरा इस ईरान पाकिस्तान के रिलेशंस को समझने में थोड़ी सी मदद मिले। दोस्तों, असलियत में ईरान और पाकिस्तान के बीच का सबसे बड़ा जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ईरान जो है वो शिया, अपने आप को शिया डोमिनेटेड इलाका है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे शिया वर्सेस सुन्नी। दूसरा, सऊदी अरेबिया के नाम पर ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं खफा भी रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक आदत रही है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पर पलने वाला एक देश, सऊदी अरेबिया और यूएई जो अरब कंट्रीज है, और अरब कंट्रीज और ईरान के बीच में 36 का आंकड़ा 1978 ऑनवर्ड्स कंटिन्यूअसली चलता रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा, तो यहां पर पाकिस्तान अपने आप को चौधरी बनाकर पाकिस्तान अपनी आर्मी को सऊदी अरेबिया और ईरान के सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह के डिस्पोजल, मतलब यूज के लिए अवेलेबल करवाता रहा, जिसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान का भी शुरू से 36 का आंकड़ा रहा। उसके बाद जिस तरीके से शिया वर्सेस सुन्नी का प्रोपेगेंडा अमेरिका ने चलाया, उसके अंदर पाकिस्तान ने भी शिया वर्सेस सुन्नी करते हुए देर नहीं लगाई, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी शिया और सुन्नी करते हुए देर नहीं लगाई, नतीजा जो था वो ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस पर पड़ना स्वाभाविक सा था, क्योंकि पाकिस्तान सुन्नी डोमिनेटेड और ईरान जो है वो शिया डोमिनेटेड। लेकिन पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि अप्रॉक्सीमेट 20% के करीब यहां पर शिया हैं और बाकी जो हैं उनमें से अप्रॉक्सीमेट 75 से लेकर 80% के करीब सुन्नी हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर शिया कम तो हैं, लेकिन इतने कम भी नहीं हैं कि बिल्कुल ही जीरो हो जाए, और सुन्नी बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सारी गवर्नमेंट से लेकर रिसोर्सेज तक सुन्नियों के हाथ में है, शिया के पास कोई पावर नहीं है। और रही सही कसर
पाकिस्तान के अंदर जो शिया के ऊपर अटैक्स होते हैं, इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाई है कि किस तरीके से शियाओं के ऊपर लगातार अटैक होते जा रही हैं, समस्याएं क्रिएट होती जाती हैं और प्रॉब्लम्स इस हद तक बढ़ती चली जाती हैं कि हद से ज्यादा। अब ऐसी सिचुएशन में शिया जो है वहां सर्वाइव बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक जो मेंटालिटी कि पहले इस्लामिस्ट और इस्लाम के नाम पर उन्होंने माइनॉरिटीज को खत्म किया, और जब इस्लाम के नाम पर माइनॉरिटीज खत्म हो गई तो इस्लाम के प्यूरिफिकेशन के नाम पर अब बाकी माइनॉरिटीज को मारना जारी किया हुआ है। ऐसी सिचुएशन के अंदर वहां पर एक पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप ऑन द नेम ऑफ शिया, ऑन द नेम ऑफ सुन्नी के नाम पर एक टेररिस्ट ग्रुप खड़ा होता है जिसका नाम है जैश उल अदल। ये जैश ए मोहम्मद से लेकर, ये जैश का मतलब फौज होती है, जैश उल अदल, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ। और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक काम कि ईरान के अंदर जितने भी सुन्नी हैं उनके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स करना। अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, माइनॉरिटी के साथ दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? माइनॉरिटी के साथ दुनिया में सबसे बड़ी, खासकर ऐसी माइनॉरिटी जो धर्म या जाति या किसी भी नाम पर पिछड़ी हुई है, दबी कुचली है, उस और पढ़ी लिखी नहीं है, तो उस माइनॉरिटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है, उस माइनॉरिटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि उसे हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रहता है कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके साथ परेशानी है, उसके साथ वो छोटे से छोटे मामले में भी, गली के अंदर गिराने वाले कूड़े से लेकर मामला अगर शुरू होगा तो वो भी धर्म, जाति या माइनॉरिटी मेजॉरिटी से जुड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में माइनॉरिटी कई बार अपने, ऐसा नहीं है कि मैं मेजॉरिटी को बिल्कुल ही गिल्टी फ्री कर रहा हूं और किसी भी तरीके से उनके ऊपर एलिगेशन ही नहीं लगा रहा, लेकिन प्रॉब्लम मेजॉरिटी के साथ भी होती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप माइनॉरिटी में होते हो तो माइनॉरिटी में एक माइनॉरिटी होने का कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है, बेफालतू के डर ज्यादा पाल रखे होते हैं, और वहां से फिर जब मेजॉरिटी रिएक्टिव होना शुरू होती है तो मामला जो है वो बिगड़ता चला जाता है मेजॉरिटी केसेस में। क्योंकि ईरान से आपको शिया वर्सेस सुन्नी के बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं मिले, ये आप नॉर्मली देखेंगे कि पूरे हिस्ट्री के अंदर उठाकर देख लेंगे तो ईरान में शिया वर्सेस सुन्नी का वो वाला इशू नहीं है जो कि पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर माइनॉरिटीज के नाम पर कि हमारे सुन्नी भाइयों की वहां पर क्या राइट्स को डिस्टर्ब किया जा रहा है, राइट्स छीने जा रहे हैं, इसलिए हम लड़ेंगे। हमने जैशुल अदल बनाया, बलूचिस्तान से ऑपरेट होता है, साउथ वेस्ट पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, और बलूचिस्तान के अंदर जो भी शिया ग्रुप्स हैं उनके ऊपर अटैक करने वाले यही सुन्नी आउटफिट वाले लोग हैं। अब ये एक कारण होता है, एक तरीका होता है दूसरे देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने का। भाई कश्मीर जो था हमारी दुखती रग क्यों था, अब काफी हद तक नहीं है, मामले को निपटा लिया है। अब पाकिस्तान की दुखती रग है, इंडिया की नहीं है। इंडिया तो अभी भी निपटाने के तौर पे वो है। जो भी 5 अगस्त को हुआ 2019 को बहुत बढ़िया हुआ, आपने वो मुद्दा खत्म कर दिया, दुनिया देखती रह गई। अब मामला जो है वो पाकिस्तान के पीछे है कि पाकिस्तान वाला हिस्सा हमें दो। अब दुनिया जो है अब पाकिस्तान की तरफ ज्यादा देख रही है कि आप इस मुद्दे को सुलझाएं, भारत ने तो निपटा लिया। तो कश्मीर मामले में क्या होता था, कश्मीर मामला एक ऐसा मामला था जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की सबसे कमजोर कड़ी था वो, और आपकी फॉरेन पॉलिसी के 90% जो एनर्जी थी, या 60, कम से कम 60% एनर्जी आपका ये कश्मीर इशू खा लेता था। और उसके साथ उसके मामले में सपोर्ट लेने के नाम पर आपको बहुत सारा कुछ दूसरे सामने वाले देश को छोड़ना पड़ जाता था। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फॉरेन पॉलिसी की, और ये किसी भी देश के इंटरनल मैटर में इंटरफियर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। जैसे अभी एक वीडियो आप लोग ने मेरी देखी होगी कि किस तरीके से इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज से लेकर बाहर वाली गवर्नमेंट जो है आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर कर रही होती हैं, और खुल के कर रही होती हैं, और खुलकर कर रही होती हैं। यस, अगर आप देखेंगे वो क्या नाम है, 2-3 सेलिब्रिटीज वगैरह हैं, उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर ट्वीट करना शुरू किया, पूरी दुनिया के अंदर वो इशू बन गया कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में 36 का आंकड़ा है, और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वी मस्ट सपोर्ट डेमोक्रेसी। शोर मचा दिया है कि हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस डेमोक्रेसी के नाम पर
जो हुड़दंग हुआ, लाल किले पे जो हुआ, उसको नकार दिया गया, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया गया और अब ये इंटरनेशनल इशू बनाकर गवर्नमेंट से बार्गेन करने की एक सिचुएशन में दुनिया के दूसरे देश आने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है और ये सिचुएशन बनाई जाती है जानबूझकर, ये सिचुएशन जानबूझकर बनाई जाती है। ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, ये चीज समझने पड़ेगी। सॉरी, ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के नाम पर इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करने का एक तरीका है और इस इंटरनल मैटर में इंटरफियर करने के बाद जिस तरीके से पूरे देश की फॉरेन पॉलिसी को इंपैक्ट किया जाता है वो यही तरीका है। लेकिन ये रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं जब आप उसके लिए आतंकवादी हमले करते हैं, दूसरे देश के सैनिकों को गिरफ्तार कर लेते हैं। यहां पर भी यही हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के नाम पर इसने ईरान पर हमले करना शुरू कर दिया, ईरान की आर्मी पर हमले करना शुरू कर दिया और जैसे ही ईरान पर या ईरान की आर्मी पर हमला करना शुरू कर दिया, ऑब्वियस सी बात है सिचुएशंस जो हैं वो खतरनाक होती चली गई। ये जैश उल अदल को एस्टैब्लिश करने वाला लिली अमीर है जो बाद में हालांकि पकड़ा गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसने एस्टैब्लिश किया और आज भी इसी के लोग या इसी के लड़ाके इन सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं ईरान, 12 सैनिक पकड़ के एक आतंकवादी समूह ने कब्जे में ले रखे हैं, तो ईरान बहुत ज्यादा दिन तक इस चीज को झेलने वाला तो है नहीं। और जिस तरीके से पिछले साल इजराइल ने ईरान के अंदर तांडव मचाया हुआ था, जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के अंदर तांडव मचाया हुआ था, सिचुएशंस को गजब लेवल पर ढाया, मतलब ईरान के हर इंस्टीट्यूशन को ढहा दिया था, तो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कासिम सुलेमानी, ये वो बंदा ईरान का कमांडर जिसने अमेरिका के झंडे उखाड़ रखे थे पूरे मिडल ईस्ट में से, उसके लिए कई करोड़ रुपए की मिसाइल दागी गई और एक नहीं कई मिसाइलें दागी गई, उसे मारा गया। और इसका जो रिएक्शन ईरान के अंदर हुआ वो गजब था। कासिम सुलेमानी और ऐसे ऐसे न जाने कितने हमले ईरान के अंदर पिछली बार हो चुके हैं। सेना का मनोबल डाउन पे था, हर मामले में पीछे थे। कई बार होता है, आप बार बार हार रहे हैं और सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, या आपको एक अदद जीत नहीं मिल रही कहीं पर, या अपना दिल रखने के लिए आपको कहीं पर कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आप डिमोरलाइज होंगे। और डिमोरलाइज होने का असर यह होगा कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा टॉनिक चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, री एनर्जाइज करे। शायद ईरान की आर्मी के लिए यह वही टॉनिक है। ईरान का एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स है जो बना ही ईरान की रक्षा के लिए है। नॉर्मल आर्मी में से सेलेक्ट किए गए एलीट लड़के जिनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देकर, दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग देकर इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि यदि आपको दुनिया के किसी भी देश से लड़ना पड़ जाए तो आप पीछे नहीं हटेंगे। सद्दाम हुसैन को बचाने के लिए, सद्दाम हुसैन से ईरान को बचाने के लिए इस रिवॉल्यूशनरी गार्ड का गठन किया गया और कासिम सुलेमानी इसी के हेड थे। ऑब्वियस सी बात है, ये पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई तो मौका मिले, ऐसे में उन्हें यह मौका मिल गया। हालांकि ये फोटो जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हुए हमले की है, लेकिन मौका मिल गया। और यहां पाकिस्तान के, चाहे कमर जावेद बाजवा हुए, चाहे इमरान खान हुए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देश का नाम आतंकवादियों के घरों के रूप में, मतलब आतंकवादियों के अड्डे के रूप में हो चुका है। कोई भी देश आके तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये वाला आतंकवादी तुम्हारे यहां है और हम मार रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। खैर बेशर्म है, चिकने घड़े हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी समझिए। ये 12 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे इनको पकड़ा गया था, 12 में से एक मार दिया गया, 2 बचे हुए थे उन्हें छुड़ा लिया गया। और सबसे बड़ी बात, ईरान की सेना का मे बी पॉसिबल मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ किया गया हो। ईरान ने पूरा इस तरीके की जिम्मेदारी ली है, खुल के बोला है। इससे भले ही पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस सोच कर देखिए, जब कोई भी कंट्री दूसरे देश की टेरिटरी के अंदर घुस के ऐसा कुछ करता है, दूसरे देश की टेरिटरी के अंदर घुसकर ऐसा कुछ करता है, तो असलियत में इसका इंपैक्ट दोनों देशों के फॉरेन रिलेशंस के ऊपर भी पड़ सकता है और पड़ेगा। क्योंकि दूसरा देश, भाई आपके घर में आके कोई दूसरा क्यों लड़ेगा, तो आपके देश में आके कोई दूसरा क्यों लड़ेगा। लेकिन जब बात की जा रही है कि आपके देश में आकर कोई दूसरा क्यों लड़ेगा, तो सीधी सी बात यह है
तो सीधी सी बात यह है कि असलियत में मामला यह है कि आपके अंदर अगर कोई कमी है तभी सामने वाला आपके सर चढ़कर बोल रहा है। आपके अंदर अगर कमी है तभी सामने वाला सर चढ़कर बोल रहा है, आपके घर में घुसकर हमला कर रहा है, आपके घर में घुसकर हमला कर रहा है। और यही सिचुएशन है, यही परिस्थिति है जो किसी भी देश को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की यह सबसे बड़ा फेल्योर है। अंदर खाते जो भी सिचुएशंस हैं और इंटरनली उन्होंने अपने आप को जितना कमजोर किया है या इनके नेताओं ने एक दूसरे को जितना कमजोर किया है, उसी का असर है कि कोई बाहर के 3 देश आपके ऊपर हमला करते हैं घर में घुसकर और आप चुप बैठे होते हैं। शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद।